नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। शिक्षक भर्ती का एकमात्र प्लेटफॉर्म गुरुजी वर्ल्ड देख रहे हैं आप। आज इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट के निचोड़ की बात करेंगे बिना रुके वन लाइनर क्वेश्चन में। अब आप सभी कहेंगे सर बहुविकल्पी क्वेश्चंस में बड़ा ही जबरदस्त तरीके से अनुभव होता है। बिल्कुल नहीं, अनुभव की बात ही नहीं है। आप ब्रिलियंट हैं, हमेशा रहेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जो हमने 50 क्वेश्चंस की बात करी है, इनमें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि पूरा एनवायरनमेंट जबरदस्त तरीके से नए क्वेश्चन ट्रेंड करेंगे। हम आपके ज्ञान को परखना नहीं चाहते हैं, हम आपके ज्ञान को परखने के अलावा हम आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को सही करवाना चाहते हैं। इसलिए हम बहुविकल्पी क्वेश्चंस की वीडियो नहीं लाए हैं इस बार, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये वीडियो आप सभी पूरा यहां पर घोल कर पी जाना है और अच्छे से तरीके से क्या कर लेना है, एग्जाम को क्रैक कर जाना है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा होता है? तो याद रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन होता है। बार बार एग्जाम में ट्रेंड करता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो सूत्र होता है CO होता है, जो काफी जहरीला पदार्थ है। आंसर जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन के साथ। अब देखिए दोस्तों, यहां पर बहुत तेजी से चलेंगे और 50 क्वेश्चन कुछ चंद मिनटों में खत्म करेंगे, नहीं लगभग 20 से भी कम मिनट में हम इस क्वेश्चंस की बात करें तो धुआं धुआं कर देंगे। लाइकेन सबसे अच्छी सूचक क्या है? तो लाइकेन जो है वायु प्रदूषण की सूचक है। ये 50 क्वेश्चन अगर जिस बच्चे ने छोड़ दिए तो मैं ये उम्मीद नहीं करता हूं कि उसका पेपर एनवायरनमेंट का अच्छा जाए। हम तो ये कहते हैं कि हर बच्चे का एनवायरनमेंट ही छोड़ो, ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर सही जाए। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल चुनिंदा हैं, सटीक हैं, जो सटीक विश्लेषण करते हैं। वायु प्रदूषण का यहां पर सूचक क्यों है? क्योंकि जब भी हम लाइकेन की बात करते हैं तो ये पहले से ही सूचित कर देते हैं हम सभी को कि भैया एनवायरनमेंट में वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली मात्रा मापी जाती है। तो नदी में अगर कोई नदी है दोस्तों, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारी जो मात्रा नापी जाती है वो है ऑक्सीजन की मात्रा। यह आपको याद रखना है बहुत जबरदस्त तरीके से। एक क्वेश्चन हम लगा देते हैं, तब तक आप आंसर दीजिएगा कि सुनामी जो है क्या है, किसके द्वारा उत्पन्न होती है। सुनामी भैया उत्पन्न होती है, यही तो मैंने पूछा आपसे। तो सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो समुद्र के भीतर जो उत्पन्न होने वाला अर्थक्वेक्स है, भूकंप है। भूकंप क्या होता है? पृथ्वी की सतह के नीचे आंतरिक घटनाओं की बात करता है, जो यहां पर भूतल में जो यहां पर ताप दाब अधिक परिवर्तन के कारण हमारी क्रियाएं हैं वही भूकंप कहलाती हैं। जहां से हमारे बलन बन जाते हैं, जहां पर्वत का निर्माण होता है, जहां पर खाई बन जाती है, तो ऐसे हमारे पार्ट जो होते हैं भूकंप कहलाते हैं। लेकिन कंडीशन यह है, समुद्र के भीतर ही भूकंप आएंगे तभी हम सुनामी कहेंगे। सुनामी एक जापान का शब्द है क्या? कमेंट करिएगा। इको मार्ग उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है, किनको दिया जाता है? आप देखते होगे जब भी कोई चीज आप खरीदते होगे, या चाहे आप किसी भी पैकेट की बात करें, चाहे आप चिप्स की बात करें, चाहे आप कोई भैया कुरकुरे ही ले लीजिएगा, तो वहां पर क्या है ना, वहां पर आप कह सकते हो कि यार सिंपल सी बात है, एक मार्क लगा होता है जिसको इको मार्क कहते हैं। उसका रीजन होता है पर्यावरण के मैत्रीपूर्ण है ये प्रोडक्ट या नहीं है, क्या एनवायरनमेंट के लिए ये प्रोडक्ट मैत्रीपूर्ण है, मित्रवत व्यवहार रखता है या नहीं रखता है। सिंपल सी बात, जिसको हम कहते हैं इको फ्रेंडली। क्लियर? ये आपको याद रखना है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ है? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ है 1986 में, 1986 में हुआ है। तो आंसर 1986 के साथ चला जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो जल चक्र में होती है। और जल चक्र क्या होता है, जो आप सभी को पता है कि जल चक्र वो होता है जो सूर्य के द्वारा प्रकाशित, यहां पर पृथ्वी पर अगर कोई भी पार्ट में जल है, अगर पृथ्वी में यहां पर जल भरा हुआ है इस गड्ढे में, और इधर क्या है आपका सूर्य चमक रहा है, तो फिर ये क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं वाष्प के रूप में ऊपर अपने यहां पर सोख लेगा और फिर बादल बनाएगा, फिर वर्षा करेगा, फिर सोख लेगा, फिर बादल बनाएगा, फिर वर्षा करेगा। यही क्या है, एक चक्र है जिसको जल चक्र कहा जाता है। नागालैंड की पर्वतीय क्षेत्र में जो क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है ना। नागालैंड की बात करें तो कहां पर है नागालैंड? अगर हम बात करें तो यह आपके पूर्वोत्तर राज्य की स्थिति की बात करते हैं, तो पूर्वोत्तर राज्य में आपके क्या है, नागालैंड है, राजधानी है कोहिमा। और यहां पर जो भूमि है वो बंजर होती जा रही है। इसका रीजन क्या है? झूम खेती। झूम खेती क्या होती है? झूम खेती दोस्तों वो होती है जो कहीं ना कहीं जंगलों को जलाकर, वनों को काटकर उसके बाद खेती की जाती है, वो झूम खेती कहलाती है। इसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। यह पूर्वोत्तर राज्यों में होती है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस गैस की बात करते हैं, जो गैस निकालते हैं, जुगाली का मतलब आप समझ रहे हो, जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं,
प्रत्येक जानवर जुगाली करता है। आप कहोगे बोले जुगाली क्या होता है, जुगाली एक वर्ड होता है। आप सभी अपने माता पिता से पूछेगा कि भाई भैंस भी जुगाली करती है क्या, बिल्कुल करती है। वो मुंह चलाने की बात करते हैं ना, वही दोस्तों जुगाली होता है। इसमें ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो यहां पर याद रखना है मेथेन। मेथेन की बात करें तो मेथेन में क्वेश्चन आता है कि मेथेन का सूत्र बताएगा, तो CH4 जो है इसका सूत्र होता है, पैमाना होता है। यहां पर जो राइट आंसर जाएगा मेथेन के साथ। आगे बात करें, हम वायुमंडलीय गैसों से युक्त किस मंडल में रहते हैं, तो याद रखना है कि हम की बात करें तो हम यहां पर हैं। क्या हम की बात करें तो हम यहां पर हैं, और हमारे ऊपर अगर हम जाएंगे तो 18 किलोमीटर के रेंज में क्या होगा, एक यहां पर क्या होगा, एक रेंज होगा। जिस रेंज को हम एक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं परत बोलते हैं। और इस परत को हम क्या बोलेंगे, इस परत को हम बोलेंगे भैया क्षोभ मंडल बोलेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फियर कहते हैं। इसी में सारी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, और इसी में जो है तूफान, बारिश, ओला बवंडर आता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस मंडल में ओजोन कवच स्थित है, किस मंडल में ओजोन कवच स्थित है, तो इसके ऊपर अगर हम थोड़ा जाएंगे तो 50 किलोमीटर के रेंज में मुझे क्या मिलेगा, एक समताप मंडल मिलेगा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। तो याद रखिएगा समताप मंडल में आपकी ओजोन परत, जिसका सूत्र होता है ओजोन का अगर सूत्र बताएं तो O3 होता है। ओजोन की बात करें तो ओजोन से संबंधित 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन से संबंधित है। और ओजोन परत किस में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ओजोन परत को मापने के लिए हम इकाई का यूज करते हैं तो डाप्सन करते हैं, यह बात आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हरित डीजल किस यूरो मापक का डीजल है, तो हरित डीजल जो है यूरो 4 की बात करते हैं, तो एक पैमाना है यूरो 4 जो है मापक डीजल की बात करता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन जल में घुलनशील है, ऐसी कौन सी विटामिन है जो जल में घुलनशील है, तो मैंने आप सभी को बताया है ट्रिक क्या है, WBC आपको याद रखना है। W माने वाटर और VC माने विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन VC और क्या होती हैं, ये वाटर में घुलनशील होती हैं, सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल जो है विटामिन हैं V और C। आगे बात करें 14 नंबर, विटामिन फैट सोल्यूबल कौन सी है, यानी वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, तो वसा में घुलनशील विटामिन है ADEK। यानी BC को अगर हम छोड़ दें तो बाद बाकी बची जो विटामिन हैं वो है ADEK, यह है आपके वसा में घुलनशील। भारत में कार्बन टैक्स कब लगाया गया, भारत में कार्बन टैक्स को लगाया गया है दोस्तों 1 जुलाई 2010 में। मैं कह सकता हूं तो आंसर किसके साथ चला जाएगा, 1 जुलाई 2010 के साथ। बहुत जबरदस्त तरीके से याद रखना है, टेट एग्जाम में कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात करें सुपरफास्ट तरीके से कि नगरों के केंद्रीय व्यवसाय क्षेत्र या चौक क्षेत्र में उच्च तापमान को क्या कहा जाता है। जो नगर की बात करें, जो नगर का सिस्टम होता है, तो वहां पर जो आपका क्षेत्र होता है तो उसमें जो टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो हाई लेवल की बात होती है, मतलब टेम्परेचर जो है वो हाई होता है। उसको हम क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को, उस चौक क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, उस चौक क्षेत्र को कहते हैं ऊष्मा द्वीप कहा जाता है, जो नगर के टेम्परेचर को इंक्रीजमेंट के नजरिए से देखा जाता है। आगे बात करेंगे प्रदूषण से लाए जाने वाले कारण की बात करें, यहां पर देखिएगा प्रदूषण से लगाए जाने वाले, यहां पर क्या लिख लेना है आपको, लगाए जाने वाले, लगाए जाने के कारण कौन सा कर लगाया जाता है। हम आप सभी को बताना चाहेंगे जो हमारी गवर्नमेंट होती है, चाहे वो दिल्ली की गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपकी यूपी की हो, MP की हो, राजस्थान की हो, या मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की हो, या किसी भी अन्य राज्य की है, तो प्रदूषण अगर हो रहा है, उस पॉल्यूशन में अगर देखा है किसी ने, किसी सरकार ने ये देखा है कि यहाँ पॉल्यूशन हो रहा है और किसके द्वारा हो रहा है, तो वहां पर एक कर लगा दिया गया। उस कर को हम क्या कहते हैं, तो प्रदूषण के द्वारा जो कर लगाया जाता है उसको हम कहते हैं पिगोबियन कर। क्लियर, पिगोबियन कर। अच्छा, कर क्या है, कर होता है टैक्स। टैक्स का मतलब समझते हो ना, टैक्स वही होता है जैसे आपका आयकर विभाग टैक्स लगाता है, ऐसे ही आपके ऊपर टैक्स लगते हैं, यानी आपके ऊपर कर लगा दिए जाते हैं, जिससे आप बड़े सोच समझकर आगे कदम उठाएं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 18, कैडमियम प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, तो कैडमियम से होने वाला जो रोग है वो इटाई होता है, ये आपको याद रखना है। 19 नंबर, भूमिगत जल को दूषित करने के लिए अजैविक प्रदूषक है। ये क्वेश्चन की वीडियो रिवीजन सुपर फास्ट महा रिवीजन वीडियोस चल रही हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए तो क्रैक ही हो जाए। आर्सेनिक क्या होता है, तो आर्सेनिक सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में मिलता है। आर्सेनिक अगर आपके जल में घुल जाता है तो वो आपके वाटर को पॉल्यूट कर देता है। मतलब क्या कहने का यह है कि वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो आर्सेनिक कारण होता है। अगर जल को दूषित करने वाला जो जैविक कारक माना जाता है तो आपको केवल आर्सेनिक मारना है। वायु प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आप लाइकेन मारिएगा, जल प्रदूषण से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आर्सेनिक मारिएगा। मेरी बात समझ रहे ना, तो आंसर किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर जो भी होगा क्लियर कर लेना। आगे बात करें 20, पारा युक्त जल पीने से मछलियों में कौन सा रोग हो जाता है, तो पारा की बात आप समझ रहे ना, HG की बात होती है।
पारा क्या है? पारा एक धातु है। एकमात्र पृथ्वी पर तरल रूप में धातु जो पाई जाती है वो है पारा, और एकमात्र तरल रूप में जो अधातु होती है वो ब्रोमीन होती है। दोनों चीजें आपको याद रखना है। तरल लिक्विड में भी धातु होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिक्विड में धातु कौन सी अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो पारा है, और अधातु पूछ लीजिए तो ब्रोमीन है। लिक्विड में हो सकती है? बताओ, बिल्कुल हो सकती है, इसीलिए तो यहां पर क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी हम मछलियों में रोग की बात करते हैं, ड्रॉपसी होता है, पूछा जाए किस में होता है, मछलियों में होता है। ड्रॉपसी किससे होता है? पारा से होता है। क्लियर है? सारे क्वेश्चंस फैक्ट आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, औद्योगिक एवं कृषि अपशिष्ट से समुद्री जल में किसकी मात्रा में वृद्धि होती है? जरा बताइएगा। तो नाइट्रोजन एवं फास्फोरस आपको लगाना है आंसर। नाइट्रोजन और फास्फोरस में वृद्धि होती है, आंसर चला जाएगा यहां पर नाइट्रोजन फास्फोरस के साथ। गुरुजी वर्ल्ड 2.0 भी अपना नया परिवार है, उस पर सुबह वीडियो चल चुकी है। मनोविज्ञान की सुपर फास्ट वीडियोस चल रही है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां पर जाके तुरंत वीडियो देखें। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2002 में कहां पर किया गया? पृथ्वी सम्मेलन यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 का जोहान्सबर्ग में किया गया। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1992 की बात करें तो पृथ्वी रियो सम्मेलन है जो आपके ब्राजील रियो डी जेनेरियो में हुआ। हम कह सकते हैं कि 92 के बाद आप 10 साल बाद इसको देखेंगे तो पृथ्वी 10 की बात करेगा, यानी पृथ्वी +10 की। मेरी बात समझिएगा। क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि पृथ्वी +10 सम्मेलन कहां हुआ तो आंसर होगा जोहान्सबर्ग। पृथ्वी +10 सम्मेलन कब हुआ? 2002 में। पृथ्वी कब हुआ? जब पूछे जाए केवल पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तब आप 1992 में हुआ। मेरी बात समझ रहे ना? अगर इसमें 10 साल जोड़ देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? जोहान्सबर्ग 2002 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समझदार हैं आप। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वन का परसेंटेज कितना है? तो 20.7% है, याद रखिएगा। और होना कितना चाहिए? लगभग होना चाहिए दोस्तों 33% होना चाहिए। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन में मिल जाए कि 22% तो भी आप मार सकते हो। क्लियर? बहुत बढ़िया। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले उड्डहीन पक्षी का नाम क्या है जो उड़ नहीं पाता है? तो उस पक्षी का नाम है कीवी है। काफी भारी भरकम पक्षी है, याद रखिएगा, इसीलिए न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को कीवी कहा जाता है। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ? एगमार्क एक्ट क्या होता है? एगमार्क दोस्तों वो होता है जो आपकी खाद्य पदार्थ पर एक लोगो होता है। जैसे अभी मैंने ऊपर बात करी इकोमार्ग, ISI लोगो है ना। तो यहां पर अगर बात करें, हाँ जी, तो वहां पर अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं यहां पर अगर हम बात करें तो एक लोगो होता है एगमार्क एक्ट। उसको लागू करने के लिए 1937 में भारत ने पहल करी और लागू हो गया। फिर सभी खाद्य पदार्थों पर एक एक्ट, एक लोगो आने लगा जिसको कहा गया। 2011 परीक्षा में ये क्वेश्चन आया था। 2011 परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि एगमार्क किससे संबंधित है? तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, उसमें एक ऑप्शन था कि खाद्य पदार्थ से संबंधित, तो वो आपको मारना था। आंसर जाएगा 1937। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है गंगा डॉल्फिन। ये आंसर चला जाएगा। आगे बात करें, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छेदित है? मतलब सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा देश है कि उसके सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वनों का आच्छादन है, वन सबसे ज्यादा है, वह है जापान। राजधानी टोक्यो की बात करेगा, आंसर चला जाएगा जापान के साथ। तोप चाची अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो आंसर जाएगा झारखंड के साथ। बोले झारखंड के कहां पर? तो धनबाद में। यह भी आपको याद रखना है। 29, लावा लॉन्ग अभ्यारण्य कहां पर है? तो लावा लॉन्ग अभ्यारण्य भी कहां पर है? झारखंड में है। और पूछे कहां पर? तो चतरा में। क्लियर है? याद रखिए। उधवा पक्षी विहार कहां पर है? मैंने झारखंड के क्यों लिए हैं? क्योंकि झारखंड से पिछली बार एग्जाम में बहुत पूछे गए। उधवा पक्षी विहार कहां पर है? तो झारखंड में है। और कहां पर है? साहेबगंज में है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे बात करें अगले पॉइंट पर। जल में अप्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? तो न्यूट्रोफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जल में अगर कोई भी चीज है, नाइट्रोजन और फास्फोरस एक कहीं ना कहीं जो हमारे शरीर के लिए ज्यादा मात्रा में घातक है, और उस चीज को अगर बढ़ा दिया जाए जल में तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको संयुक्त रूप से कहा जाता है न्यूट्रोफिकेशन कहा जाता है, यानी न्यूट्रोफिकेशन कहेंगे। क्लियर? आगे बात करें 32, राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी विहार है, अभ्यारण्य है एवं जल पक्षियों का स्वर्ग है, वह कहां पर स्थित है? तो आप सभी के लिए एक होमवर्क देता हूं कि ये तो क्वेश्चन है भरतपुर में, राजस्थान में चला जाएगा। राजस्थान का वह जिला यानी भरतपुर में है, लेकिन ये बताओ जिसको जल पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, समझ रहे ना? पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भरतपुर पक्षी विहार को। लेकिन ये बताओ उस पक्षी विहार का नाम क्या है? ये कमेंट करके बताना है। राजस्थान वाले बच्चे जो देख रहे हैं वो जरूर बताएं।
महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक की बात करें तो ये वाला आपका सिस्टम है, और महाराष्ट्र की बात करें और कर्नाटक की बात करें तो यहां पर अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सह्याद्री कहते हैं, तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें 34, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है, फेमस सिटी है? तो हम कह सकते हैं कि भाई वो है गया। अच्छा, गया अलग है, प्रयागराज अलग है और देव प्रयाग अलग है, ये सारी चीजें याद रखिएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। कौन सी नदी झारखंड के खमार पाट से निकलकर हुगली नदी में मिलती है? तो यहां से अगर बात करूं, ये जो कोलकाता होता है अपना, कोलकाता की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की राजधानी है, और कोलकाता जो बसा हुआ है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। और याद रखना है कि अगर हम बात करें झारखंड के खमार पाट से निकलकर हुगली नदी में मिलती है तो यह है दोस्तों दामोदर नदी, आंसर जाएगा दामोदर के साथ। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, जबकि पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, और 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे। क्लियर। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। पूछे मध्य प्रदेश में कहां है? तो आपके शहडोल में है, यह भी याद रखिएगा। 38, जंतु एवं वनस्पति पर्यावरण कहां पर है? तो जंतु एवं वनस्पति पर्यावरण आपका है क्या? जैविक पर्यावरण है, क्योंकि हम कहते हैं जहां पर लिविंग थिंग्स होगी, लिविंग थिंग्स वाले सभी एनवायरनमेंट के जो घटक आते हैं वो जैविक में आते हैं। मैंने आप सभी को बताया है कि पर्यावरण दो घटकों में बटा हुआ है, एक जैविक में बटा हुआ है, एक बायोटिक और एक बायोटिक। ये जैविक होता है और ये अजैविक होता है। जैविक में वो चीजें आती हैं जिनमें जान होती है, जैसे जंतु वनस्पति, और अजैविक में वो आते हैं जो हमारे बेजान होते हैं, जैसे ताप, दाब, मृदा, पानी। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। पृथ्वी, वायु एवं जल किसके संगठक हैं? तो याद रखिएगा पृथ्वी, वायु एवं जल ये संगठक हैं आपके अजैविक हैं, क्योंकि इनमें जान नहीं है। क्लियर है, अभी ऊपर बताया। 40 नंबर, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं भूमंडल, या हम कहते हैं ऊपर की लेयर को क्रस्ट कहते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। किशोरों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अभियान का नाम क्या है? तो किशोरों में जो आपके किशोरावस्था से संबंधित हैं, हम एनवायरनमेंट को संरक्षण को बताने के लिए भाई एनवायरनमेंट में ये सारी चीजें कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे हमें प्रकृति को बचाना चाहिए, तो उस अभियान, उस जागरूकता का नाम है इको क्लब। क्लियर, आगे बात करें 42, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी? अब 2020 की और 2021 की आगे पूछी जाएगी जब आपके एग्जाम में होगी। और अगर आप ये पेपर 2022-23 में दे रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं उस समय, तो आपको गूगल में सर्च कर लेना है कि 2020 की क्या थी, 2021 की क्या थी। ठीक है ना, तो सारी चीजें आपको पता हो जानी चाहिए। फिलहाल अभी आने वाला नहीं है, 1-2 साल बाद ही पूछा जाता है। बीट एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण को हराएं, यह 2019 की थीम थी। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह, हरा ग्रह। हरा ग्रह भी कह दिया जाता है कभी कभी जब नीला ग्रह ऑप्शन में ना हुआ। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि जल की उपस्थिति है, वाटर यहां पर विद्यमान है। हमारा चला जाएगा। क्लियर, आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का होस्ट देश कौन सा था? तो होस्ट करने वाला जो देश था वो है चाइना। ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा चाइना, राजधानी है बीजिंग। 45, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का होस्ट देश कौन सा था? तो 2018 का होस्ट देश था भारत था। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे आप 25 में परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप 2030 में परीक्षा दे रहे हो। बहुत बढ़िया। विश्व पर्यावरण दिवस 2018, 2019 की थीम ऊपर बताइए। 2018 की थीम क्या थी? वीट प्लास्टिक प्रदूषण। ये इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त क्वेश्चन है। 47 नंबर माफी चाहेंगे। वायु और जल के सबसे खराब रूप की पहचान कहां पर की गई है? तो जो औद्योगिक इकाइयां लगी हुई हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, बड़ी बड़ी चिमनियां लगी हुई हैं, बड़े बड़े यहां पर संयंत्र लगे गए हैं, वहां पर आप सभी जानते हो कि वायु प्रदूषण क्यों इंपॉर्टेंट होगा, क्यों खराब होगा? क्योंकि यार देखिएगा, सिंपल सी बात है कि वायु और जल दोनों खराब बताए जाएं, क्योंकि अगर चिमनियां होंगी तो वायु को खराब करेंगी और उनसे जो मल निकलेगा वो जल को खराब करेगा। सिंपल सी बात है यार। 48, पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं नाइट्रेट के रूप में। आंसर जाएगा नाइट्रेट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 49, फूलों के संवर्धन के विकास को, यानी विकास की बात करें या विज्ञान की बात करें, एक ही बात है। फूलों के विज्ञान को हम क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फलों के विज्ञान को हम पोमोकल्चर कहते हैं। हम रेशम के उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं। बताइए क्या क्या मैं आपको बता दूं, बहुत सारे यहां पर कल्चर हैं। क्लियर है, आगे बात करें। लास्ट क्वेश्चन, हल्दी के पौधों को खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? तो हल्दी का पौधा, ये आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में है और एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बीएड आप बीटीसी करे हैं, दोनों एग्जाम्स में आपने पढ़ के रखा होगा। हल्दी पौधा चित्र भी बनाया होगा आपने, अगर सही तरीके से किया है, ढंग से किया है तो। यार सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आपके टेट एग्जाम में पूछा जाता है। प्रकंद है, आंसर जाएगा प्रकंद के साथ।
दोस्तों बहुत एंजॉय किया होगा इस वीडियो को और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही एंजॉय करते रहेंगे। शेयर करना ना भूलें, नीचे टेलीग्राम की लिंक है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एग्जाम को क्रैक करना। एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोकर जय महाकाल। सुपर फास्ट रिवीजन देख रहे हैं, समय देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिएगा। सुपर फास्ट बोले तो बिना बकवास क्वेश्चंस को रोकते नहीं हैं, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए यहां पर समय कम है हमारे पास और आपके पास भी, और उम्मीद करते हैं कि सिलेक्शन बहुत जल्द होने वाला है। वंदे मातरम।